नमस्कार बिहार। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर दिनकर प्रसाद है। मैं एडिशनल कमिश्नर से जस्ट रिटायर हूँ, लेकिन मुझे एक पैसन है पढ़ाने का। सर्विस के क्रम में भी मैं पढ़ाता रहता था, गाइड करते रहता था। विद्यार्थी लोग आते थे, मैं पढ़ाता था। सर्विस में आने के पूर्व भी आपको आश्चर्य होगा कि मैं दिल्ली में मैंने सिर्फ पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर का कोचिंग खोल दिया था, और उस कोचिंग के थ्रू प्रथम बैच से ही मेरे 2-3 स्टूडेंट IAS IPS बन गए थे। आलोक कुमार अभी कर्नाटक कैडर में हैं, श्री नीतीश्वर कुमार अभी एडिशनल सेक्रेटरी हैं, IAS हैं। ये सब मेरे पहले बैच के विद्यार्थी रहे हुए, और वही एक पैसन था, पढ़ाने का जज्बा था, जो कि आज पुनः मैं यहाँ आप सबों के समक्ष उपस्थित हो गया हूँ। दरअसल ये तो मेरा फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन ही है, पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर। लेकिन साथ ही साथ हमें एंसेंट हिस्ट्री, हमें इंडियन कल्चर एंड आर्ट आर्किटेक्चर पढ़ाने का भी बड़ा शौक़ रहा है। इसलिए इसे मैं जीता हूँ, इसे मैं बच्चों में पढ़ाने के लिए आया हूँ। लेकिन सिलेबस को देखने से ऐसा लगता है, प्रश्न पत्रों को देखने से ऐसा लगता है, और मार्केट में जो रिसोर्स उपलब्ध हैं मुझे सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता था। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं अपना चैनल ही एक स्टार्ट करता हूँ, और अपने को सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्ट करूँगा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, जो कि GS पेपर 2 यूपीएससी का सिलेबस में है। साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूँ कि बिहार में, चूँकि आज भी पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर एक ऑप्शनल के रूप में है, तो क्यों नहीं प्रिलिमिनरी का अभी एग्ज़ाम 71st कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, और अभी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी होनी है। तो अभी 2-2.5 महीने बचे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो सबों को मैं अपने ज्ञान से या अपनी मेहनत के बल पर कुछ अच्छी सामग्री मैं दे सकूं, ताकि बच्चे लोग लाभान्वित हों, आप सभी लाभान्वित हों और पढ़े। प्रश्न पत्रों में प्रश्न यहाँ से उठकर चले जाएं, ऐसा मेरी कोशिश रहेगी। आज हम लोग BPSC के से संबंधित 71st के संबंधित आज वार्ता करते हैं। उसकी क्या रणनीति रहेगी हमारे लिए, उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए हमें, ताकि हम सभी सफल हों। और उसी के तहत आज हम एक डिस्कशन करते हैं, और डिस्कशन के पश्चात फिर हम कैसे इसे आगे बढ़ें, कितना किस किताब से क्या पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या नहीं पढ़ना वह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्पत की किताबों को कोचिंग जा करके हम दर भटक करके बहुत सारी सामग्रियाँ इकट्ठा कर लिए, और बाद में आउटपुट हमारा बहुत कम निकलता है। तो उस चीज़ों को, उस भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से ही मैं अपना सिविल्स नाम से एक लॉन्च कर रहा हूँ आज ही, और ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है। यद्यपि मेरा लोगो बहुत छोटा दिख रहा है, वो आप सबों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा थोड़ा बड़ा ही रहे। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने कार्य की बातों पर। BPSC इंटीग्रेटेड 71st कॉम्बाइंड प्रीलिम एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप सभी यह सर्वविदित है, आप सबों को पता है। अब इसमें 2 मुख्य बातें हैं कहने के लिए। एक तो यह कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, उसके पूर्व ही लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन हमारा लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 30 जून है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। अतः आप सभी सामग्रियों को लेकर के 30 जून का इंतजार ना करते हुए उसके पूर्व में ही कर देंगे। एग्जामिनेशन का डेट ऑलरेडी इसकी घोषणा हो चुकी है, और वह 30 अगस्त है।
आज कितना तारीख है बताओ बच्चों? आज 9th, आज 9 जून है और हमारा एग्ज़ाम है 30 अगस्त को। ठीक है, ये बात को हमें प्रिपरेशन के समय याद रखनी चाहिए, क्योंकि एक एक समय एक एक पल हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है आज। टोटल वैकेंसी जो है इसमें काफ़ी अधिक है, 1250, काफ़ी अच्छे वैकेंसी हैं। और इसमें ये जो वैकेंसीज़ हैं इसमें 100 वैकेंसीज सीनियर डिप्टी कलेक्टर का है, 100 वैकेंसीज, जिसमें डायरेक्ट आप एसडीएम बनते हैं। वित्तीय प्रशासनिक सेवा के लोग, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी का 79 वैकेंसीज़ हैं। सब रजिस्ट्रार का 08 वैकेंसी है, 8 वैकेंसीज़ हैं। तो कुल मिला के 1250 में बहुत सारे इम्पोर्टेंट पोस्ट सब भी की भी वैकेंसी आई हुई है। फॉर्मेट ऑफ द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन के प्रारूप पर जब हम चर्चा करते हैं तो कोई विशेष अंतर नहीं है। पूर्व से जो विगत 2-3 सालों से जो MCQ टाइप के प्रश्न पत्र आ रहे हैं वही फॉर्मेट है इसका, और 71st में भी वही फॉर्मेट रहेगा। प्रारूप में हमें 150 क्वेश्चंस करने हैं और टाइम आवर है 120 मिनट्स। एक 150 क्वेश्चनों को सही सल हमें 120 मिनट में करना है। इसका मतलब एक्यूरेसी विथ स्पीड दोनों को ही मेंटेन हम लोग करना है। तो एक्यूरेट कैसे होंगे, एक्यूरेसी कैसी होगी, फिर स्पीड हम कैसे मेंटेन करेंगे? हम लोग इसके सिलेबस को जब डिस्कस करेंगे, सिलेबस को डिस्कस करते हैं, इसमें सिलेबस में क्या है, और उस सिलेबस को डिस्कशन करने के पश्चात एक हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे, और उस स्ट्रेटेजी के तहत अगर हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर जाते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। सिलेबस मुख्य रूप से 11 भागों में मैंने विभक्त किया है। यह अपने कन्वीनियंट के लिए मैंने विभक्त किया है, ताकि बच्चों को यह न हो कि हमें और इससे ज़्यादा क्या पढ़ना है। आप सिलेबस पर जब दृष्टिपात करते हैं, जब सिलेबस को देखते हैं, तो देखिए नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन 5-6 हर एक साल रहा है। करंट अफेयर्स से 5-6 रहता ही रहता है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये इससे भी करीब 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 क्वेश्चन। हिस्ट्री ऑफ बिहार, इससे करीब 5 क्वेश्चन रहता है। तो और ये जो इंडियन हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री रिलेटेड है। ये 3 जो है फर्स्ट 3 टॉपिक्स, ये कम्प्लीटली एंसेंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया से ये सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन उसमें बिहार का क्या योगदान है, चाहे वो 1857 की क्रांति में हो, चाहे वो चंपारण का सत्याग्रह हो, यहाँ भी राजकुमार शुक्ला जी के कहने पर ही महात्मा गांधी यहाँ आए थे गुजरात से, आप सबों को ये पता होगा। तो बेसिकली ये हमारा हिस्ट्री है, ये हमारा करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है। अब आइए नीचे देखिए, ज्योग्राफी ऑफ बिहार एंड इंडिया। तो इंडिया दे दिया तो पहले इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे NCERT से, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। फिर ज्योग्राफी ऑफ बिहार, ज्योग्राफी ऑफ बिहार के लिए हमारा जो है बिहार टेक्स्ट बुक सोसाइटी की क्लास 6 से क्लास 12 तक की किताब निकली हुई है हिंदी माध्यम में, उसको लेकर के हम पढ़ेंगे। तो मोर और लेस NCERT से मिलता जुलता है, लेकिन यह जो ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे उसमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में ज्योग्राफी क्या क्या है, बिहार का क्या ज्योग्राफी है, भौगोलिक क्या इम्पोर्टेंस है, उसको हम देखेंगे। करंट अफेयर्स में जहां आप कहते हैं, तो आज हमारा करंट अफेयर्स नेशनल में गया जो इंटरनेशनल टाउन है उसका नामकरण बदल गया, गया जी हो गया। तो गया पर एक छोटा सा आ सकता है कि गया का नाम क्यों पड़ा था, ये करंट अफेयर्स की बातें उसकी। सिर्फ हम गया को गया जी कह लें वैसी बात नहीं, गया का नाम आखिर क्यों पड़ा था वो उसे भी हमें जानना पड़ेगा। अब आते हैं ज्योग्राफी, मेजर ज्योग्राफिकल डिवीजन्स ऑफ बिहार। ये 5, 6, 7
ये हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है। 5, 6, 7 जो है ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब आइए 8वां टॉपिक कम्प्लीटली हमारा भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मुख्य ये हैं, प्रेसिडेंट हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए, एग्जीक्यूटिव हुए, चीफ मिनिस्टर हुए, या फंडामेंटल राइट्स हुए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हुए, वो सबों को हमें इंडियन पॉलिटी में पढ़ना है। अब इन्वायरमेंट की किताब है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या है, इसमें इन्वायरमेंटल ये सभी भी जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी 9 और 10 ये दोनों मिले हुए हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें बायोडाइवर्सिटी में बिहार में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। यहाँ भी अभी एक कल परसों मैं पेपर पढ़ रहा था, पेपर में मैंने देखा कि बारिश होने का आगाज़, मेघदूत का नाम आप लोग सुने होंगे। मेघदूत एक कवि कालिदास की रचना है और उसमें मेघ का दूत, मैसेंजर ऑफ द क्लाउड कहा गया है, जिसके थ्रू वो अपनी बातों को अपनी ये प्रेषित करते हैं। तो हमारे यहाँ भी एक पक्षी हुआ करती है, अगर वो आ गई तो इसका मतलब है कि बारिश आने वाली है। उस पक्षी का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा जब मैं क्लास लूँगा तो मैं बताऊंगा वो कौन से पक्षी है। वो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप सबों के लिए। तो हम वन लाइनर ना पढ़ें कि बाबर का बेटा वो था, ये हुमायूं टॉम में ये था, या फिर बिहार का नामकरण कहाँ से हुआ, बिहार से हुआ। ये वन लाइनर में नहीं जाएंगे कभी बच्चों कि चलो हम रट लेते हैं कोई किताब को, किसी प्रश्न के एक एक लाइन का आंसर को, बल्कि किसी भी टॉपिक को हम थोड़ा समझे, उसके विषय में 4-5 लाइन जाने। आखिर बिहार का नाम बिहार से क्यों पड़ा? बिहार ही है, बिहार हमारा है, बिहार स्टेट। ये कहाँ से पड़ा? बिहार। बिहार। तो ये अब बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? तो बिहार से पड़ा। बिहार को भी हमें जानना चाहिए कि व्हाट इज़ बिहार। बिहार के अब जब हम पढ़ाएंगे आपको ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तब हम आएंगे बिहार। ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री का नाम था। नालंदा के आसपास बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बिहार बना हुआ था, जिसके कारण लोगों को वो अपभ्रंश होते होते बिहार आ गया। विहरती इति विहारा, जहाँ हम विचरण करते हैं उसी को बिहार कहते हैं। तो एनीवे, अब हम आते हैं इंडियन इकोनॉमी पर। भारतीय अर्थव्यवस्था का जहाँ तक सवाल है, तो इंडियन इकोनॉमी के जितने भी प्रश्न आते हैं वो सभी स्टैटिक्स में बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बहुत स्मॉल पोर्शन है स्टैटिक्स का। लेकिन इसका जो प्रश्न है, इसके जो प्रश्न है, ये समस्त प्रश्न हमारे इकोनॉमी का जो आज जो घटनाएं घट रही हैं, आज जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारे बिहार का बजट, बजट ऑफ बिहार, बजट ऑफ बिहार मार्च में पेश हो गया है। निश्चित रूप से बजट ऑफ बिहार से क्वेश्चन आएगा ही, वो इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम लोग को बेसिकली हम सभी को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, टेक एंड इन्वायरमेंट और इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। अब हम इन सबों को पढ़ने के लिए हमारा सोर्स मटेरियल क्या होना चाहिए, कैसे सोर्स से हमें पढ़ना चाहिए, ताकि बहुत ज़्यादा ऐसे सोर्स को ना अख्तियार कर लें, ना ले लें, ताकि वो बाद में हमें प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अगर आप सभी पढ़ चुके हैं तो हम लोग उसको रिपीटेशन करेंगे क्लास में, हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, उसमें हम लोगों से बातें होंगी आपकी। और जहाँ तक नेशनल इन करंट अफेयर्स का सवाल है, तो जितने भी योजना वगैरह आती हैं उन सबों से ही करंट अफेयर्स आ जाता है। या फिर बिहार का अपना एक PIB है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, उस पर हर एक मंथ का जो इम्पोर्टेंट घटनाएं आती हैं उसको हम लोग देख सकते हैं। अब मैं समझता हूँ कि आप सभी इससे परिचित हो गए होंगे, हमारा क्या सिलेबस है, हमें क्या पढ़ना है, किन किन किताबों से पढ़ना है, अभी आपको मैंने नहीं बताया है।
अब हम आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटेजी एंड वर्क प्लान। स्ट्रेटेजी अलग है, वर्क प्लान अलग है। वर्क प्लान में क्या है कि हम, मेरा वर्क प्लान ऑफ वर्किंग क्या होगा, वर्किंग प्लान क्या होगा, तो हमें किताब पढ़ना है। अरे भाई, किताब जब पढ़ना है तो कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सा नोट्स पढ़ना है, वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि 2 महीने ही बचे हैं अपने हाथ में। तो आँख उनके NCERT प्लस पीटी में हमारा समस्त क्वेश्चन, मैं समझता हूँ कि कभी भी इस दोनों किताब के अलावा नहीं आएगा, कभी भी नहीं आ सकता। आप कोई भी क्वेश्चन पिछले 39वीं बीपीएससी से लेकर के 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देख लें, और मैंने जिस तरह से अपने उसके समस्त सिलेबस को बांटा है, विभक्त किया है, उससे आप देखिएगा, या तो वो क्वेश्चन NCERT में निहित हैं, या फिर बिहार टेक्स्ट बुक के द्वारा हिंदी में छपी हुई किताबें, जो कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं, उसको लेकर के हम लोग पढ़ें। पर्टिकुलरली साइंस के जो प्रश्न हैं, विज्ञान किताब करके है, वो सारा उसी से क्वेश्चन आता है। वो हिस्ट्री, सिविक्स, ये सब, ये जो हिस्ट्री इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो इतिहास है वो हमें यहाँ मिल जाएगा। ज्योग्राफी, इसे भूगोल, इसकी किताब भूगोल, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दोनों जो हैं, ये दोनों बिहार के परिप्रेक्ष्य में सिर्फ यहीं की किताबों से आपको मिल जाएगी। तो ऐसी अवस्था में क्या है, हम लोग इसी पर रिलाई करेंगे। स्ट्रेटेजी के तहत क्या करेंगे, पढ़ेंगे, हम इससे याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन में बनाएंगे, एक एक फॉर्मेट में बनाएंगे, 4-4 पेज का नोट्स में नहीं बनाएंगे, एक पेज में 2-3 टॉपिक बस, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, प्रिलिम का नेचर ही अलग होता है। दूसरा, स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए कि हम PYQ को हम सॉल्व करें। PYQ को सॉल्व क्यों करें? अब PYQ में कौन सा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 39th ऑनवर्ड्स, मैं भी 39th का ही मैं पास आउट हूँ, 39th में मेरा रैंक था, और मैं बिहार वित्त सेवा को मैंने चयन किया था। चाहता तो मैं पुलिस सर्विस सेवा में भी जा सकता था, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी जा सकता था, लेकिन पुराने में सारी पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली में हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे नौकरी ली जाए जहाँ की ज़िला में रहने का मौका मिले, इसलिए मैंने बिहार वित्त सेवा को प्रेफर किया। आज एडिशनल कमिश्नर से मैं तो फिर वहाँ से रिटायर किया हूँ। तो हाँ, बताइए, प्रीलिम्स में एक आइडियल सिचुएशन जो है वो है, जैसे 150 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स है, ठीक है। 150 में अगर आप 100 क्वेश्चन करेक्ट 100 बना लेते हो तो नो डाउट यू विल पास। दिस इज़ द मोस्ट सेफ एरिया। हालांकि 90 से ही शुरू हो जाता है, 90 प्लस ही होता है, 90 प्लस में ही compete कर जाता है, लेकिन 100 इज़ द मोस्ट सेफ। और अगर ये इस स्ट्रेटजी से हम लोग चलते हैं तो 100 क्या 120 क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका 125 होगा। उसमें कुछ मैथमेटिकल में ये मैथ के क्वेश्चन होते हैं, वो आप लोग डेली देखते देखते किसी भी क्वेश्चन से मैथ का बना करके अपने सॉल्व करके रखिए। लेकिन ये दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन, इसको पार नहीं कर सकता। ये 90 प्लस से ही शुरुआत हो जाती है 150 में, लेकिन ये दिस इज़ द बेस्ट कंडीशन कि हम लोग निश्चिंत रहेंगे और हम सभी उसका मेंस के प्रिपरेशन में जुट जाएंगे। क्योंकि मेंस का प्रिपरेशन भी जो है बहुत ही साथ साथ चलना चाहिए। साथ साथ चलने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ
मेंस का चूँकि आपको फाइनली बीपीएससी में आना है, स्ट्रेटेजी में के तहत ही ये आएगा। मेन साथ ही साथ मेंस का भी तैयारी इसलिए हो जानी चाहिए, मेंस के सिर्फ एक ऑप्शनल की, क्योंकि दैट इज़ ओनली क्वालिफाइंग, और वो भी एमसीक्यू नेचर का है। तो हम ऐसा ऑप्शनल लें जिससे हमें फ़ायदा इसमें भी हो जाए, जीएस में भी हो जाए, या फिर ऐसे ऑप्शनल लें जहाँ कि हम 100% मिनिमम 50 मार्क्स ले आवे, मिनिमम 50 मार्क्स ले आवे। हम आप सबों को बताएंगे कि 50 मार्क्स आने का एक सब्जेक्ट ऐसा भी है जहां हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा ही और आप सभी पास करेंगे। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस पर आएंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी हमारी यही होनी चाहिए। मेंस एक ऑप्शनल, चूँकि ये बहुत बड़ा अब तो एमसीक्यू हो गया, कोई एनालिसिस नहीं है, लिखना नहीं है पेज का पेज, वो नहीं है, बल्कि क्वेश्चन का आंसर दिया रहेगा, उसमें टिक करना है। और जब आप उसे टिक कर लेंगे तो साथ ही साथ इसको भी लेकर चलिए, ताकि मेंस पीटी के बाद जो 2 महीने बचेंगे, 3 महीने बचेंगे, उसमें हमारा 2 पेपर पर 3 पेपर पर फुल कमांड होनी चाहिए, GS1 GS2 एंड ऐसे पेपर पर, क्योंकि वो 900 मार्क्स जो है दैट इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। 900 में से 900 मार्क्स में आप जितना ज़्यादा ले आएंगे वो उतना ही अच्छा होगा मेंस में। तो इसकी तैयारी भी हम जस्ट प्रीलिम ख़त्म करने के बाद ही कर लें, और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हमें 100 से कम ना आवे। 100 प्लस आ जाए दैट्स गुड, लेकिन 100 से कम नहीं होना चाहिए, और 100 से कम 100 प्लस आएगा ही आएगा। इसी स्ट्रेटेजी के तहत आप सभी चले। चलो फ्रेंड्स, आज हम इतना ही करते हैं, और अपने भाषण तो मैं नहीं कहूँगा, बल्कि मैं इस लेक्चर को आज जो मैंने स्टार्ट किया है उसकी समाप्ति स्वामी विवेकानंद ने कहा था, योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। इसलिए हम सभी, कोई भी व्यक्ति, हम लोग शून्य से ही स्टार्ट करते हैं, और कर्म करेंगे तो योग्यता मिलेगी ही और सफलता मिलेगी ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।